Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the fifth lecture of Unit 2nd of Advanced Structure Analysis KC 061. Okay, in the previous lectures we will understand about we were understand about the indeterminate structures. Now we will understand about the some arches cases. Okay, हम लोगों ने बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में आईएलडी के बारे में देखा था. आईएलडी क्या होता है, म्यूलर बेसलर प्रिंसिपल क्या होता है और म्यूलर बेसलर प्रिंसिपल से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखा था. नाउ वी विल सी द आईएलडी फॉर द टू हिंज आर्च एंड द ग्रिडर्स. बेसिकली हमने इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात की थी, तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हम टू हिंज आर्च के बारे में बात की थी और इसी के बारे में बात करेंगे. तो हम अब आज आईएलडी से टू हिंज आर्च सॉल्व करेंगे. प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ दूसरे मेथड से कॉलम एनालॉजी, कंसिस्टेंट एनर्जी मेथड, उनसे हमने देखा था, एनालिसिस की थी. आज हम देखेंगे आईएलडी से. मींस हम ट्राई करेंगे आईएलडी बनाने का ट्राई करेंगे टू हिंज आर्च का. तो बेसिकली हमारे पास एक सिंपल आर्च है, टू हिंज आर्च है. ठीक है, अब हमको टू हिंज आर्च की एनालिसिस करनी है या आईएलडी बनाना है. तो आईएलडी हम किस किस चीज़ों के बनाएंगे, मीन्स जो रिएक्शंस होती हैं उन चीज़ों के. तो क्या क्या रिएक्शंस, बेसिकली हम आईएलडी बनाएंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का, हम आईएलडी बनाएंगे बेंडिंग मूवमेंट का जो आर्च पे आ रहा होगा. नॉर्मल थ्रस्ट भी आता है कि सेक्शन पे देखते हैं, उसी के साथ एक रेडियल शेयर भी आती है. तो हम इनका आईएलडी बनाने का भी ट्राई करेंगे. ठीक है, इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द बोथ ऑफ द टर्म. मीन्स इस लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नॉर्मल आईएलडी ऑफ द नॉर्मल थ्रस्ट एंड द आईएलडी ऑफ द रेडियल शेयर. ओके, तो हमारे पास एक टू हिंज आर्च है. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आईएलडी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए. तो हम एक टू हिंज आर्च कंसीडर करते हैं, इसकी डायमेंशंस हम लिखते हैं. तो देयर इज ए टू हिंज आर्च ऑफ दी आर सपोर्ट्स आर ए एंड बी. ओके, the center lies of the arch is small h, the length of a arch is small l. Okay, let's say there is a unit load of 1 kilonewton, means unit load of W is equal to 1 kilonewton applied at a x distance from a लेफ्ट हैंड. बेसिकली एक यूनिट लोड एक्स डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड से आर्च के लग रहा है. तो इस लोड के कारण क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अप्लाई हो रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे. तो इस लोड के कारण बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप होंगी. तो व्हाट आर द सपोर्ट रिएक्शन? सपोर्ट रिएक्शंस आर ए पर हो जाए, मान लेते हैं वी ए, एंड द support reaction at V is VV, and the horizontal thrust will be the both support are same because there is no vertical settlement. या बोल सकते हैं हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं सारे दोनों हिंज, दोनों सपोर्ट्स हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं. तो एच और एच ए की वैल्यू, एच ए और एच बी की वैल्यू सेम होगी. सो अगर एच ए और एच बी की वैल्यू सेम होती है तो हम मान लेते हैं एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी होगी, एच, और बी पर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी होगी, एच. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इस आर्च के शेप को कंसीडर करना पड़ेगा. मोस्टली क्या होता है, जब भी आर्च का शेप बनाया जाता है तो वो अपने शेप को पैराबोलिक शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. तो बेसिकली हम इस शेप को पैराबोलिक शेप ही रखते हैं. तो हम कंसीडर करते हैं द शेप ऑफ द आर्च इज पैराबोला. सो हम पैराबोलिक आर्च को ही कंसीडर करते हैं. ओके, नाउ हम सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, नेट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आर 0. सो वर्टिकल फोर्सेस आर 0. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी वी अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू यूनिट लोड 1. ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, हम मानेंगे कि नेट मूवमेंट एट सपोर्ट बी शुड बी 0. सो नेट मूवमेंट ऑफ बी पर 0 कर देते हैं. तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी शुड बी 0. मूवमेंट जैसे 0 करेंगे तो हम सारे फोर्सेस के मूवमेंट लेते हैं. अगर हम वी ए का मूवमेंट लेंगे बी के बाद, तो वी के मूवमेंट क्या हो जाएगा, वी ए इंटू एल. एंड अगर हम 1 किलोमीटर का मूवमेंट लेंगे तो इसका मूवमेंट कितना हो जाएगा, ये दिस लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आता है कितनी है, दिस एल माइनस एक्स. सो माइनस 1 इंटू
एल माइनस एक्स, और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें वी ए की वैल्यू तो वी ए विल भी हमारे पास यहाँ पर आएगा बेसिकली एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर रखें तो हमारे पास वी वी की वैल्यू भी हमारे पास मिल जाएगी, दैट विल बी द एक्स वाई। सो रिएक्शंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। कौन कौन सी? वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू आ चुकी हैं। हमारा मेन फंडा है या मेन जो आईएलडी बनाने का पर्पज़ है वो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को निकालना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम जानते हैं कि किसी भी अगर हम 2 हिंज आर्च की बात करते हैं, 2 हिंज आर्च हमने पढ़ के रखा है, तो 2 हिंज आर्च में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉलम एनालॉजी मेथड से। 2 हिंज आर्च में अगर कोई भी हम टेम्परेचर केसेस नहीं एज्यूम कर रहे हैं, टेम्परेचर केसेस के अलावा कोई भी हम और भी केस एज्यूम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है किसी भी 2 हिंज आर्च पर, उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल बी द एम इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू वाई डी एक्स अपॉन ई आई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई। दिस इज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन अ 2 हिंज आर्च। बट अगर पैराबोलिक इक्वेशन हो जाए, दिस इज जनरल इक्वेशन, अगर हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन हो जाती है तो पैराबोलिक इक्वेशन को अगर हम पैराबोलिक इक्वेशन हो जाती है तो पैराबोलिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमारे पास जो पैराबोलिक इक्वेशन की ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की इक्वेशन आती है वो हम लिख रहे हैं। बेसिकली वो एक इक्वेशन आती है जिसको सॉल्व करना पड़ता है लंबी चौड़ा, लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं तो मतलब पैराबोलिक केस या पैराबोलिक इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं पैराबोलिक कर्व के चक्कर में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास कुछ तरीके से आती है। दिस इज H इज इक्वल टू 5/8 W क्या है? बेसिकली W लोड है जो हमारे सिस्टम से क्या W की वैल्यू कितनी है? हमारे केस में W की वैल्यू है 1, क्योंकि हमने यूनिट लोड एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। 5/8 W L/H इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स सॉरी इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन केस ऑफ पैराबोलिक आर्च। अब आप इस इक्वेशन को देख पा रहे होगे, तो आप देख पा रहे होगे कि x का जो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लाते हैं तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 4। तो ये इक्वेशन बेसिकली एक 4th पावर की है, मीन्स ये इक्वेशन अगर बात करें तो ये इक्वेशन फंक्शन ऑफ x की पावर 4 है। 4 मीन्स इसका जो कर्व बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वो बेसिकली x की पावर 4 मीन्स हम जानते हैं कि अगर हम बात करें 2 की x की पावर 2 पैराबोलिक, देन क्यूबिक पैराबोलिक, और 4 की पावर को बोल देते हैं इलिप्टिकल शेप। तो इसका जो शेप बनेगा वो समलाइक इलिप्टिकल शेप बनेगा। तो हम देखते हैं इसका आईएलडी बनाने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। ओके ओके सो बनाते हैं। तो हमने यूनिट लोड माना है, यहाँ पर सारे इक्वेशन लिख देते हैं। W की वैल्यू कितनी? W की वैल्यू 1 किलो न्यूटन। दिस इज x, ओके, दिस इज x, this is H, this is VA, this is VB, this is also H, L, small h, ओके। यूनिट लोड रखने पर जो आईएलडी बनेगा बेसिकली वो फंक्शन ऑफ x की पावर 4 होगा। लेकिन आईएलडी बनेगा कैसा? मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि जिस पॉइंट पर हम आईएलडी निकाल रहे हैं, मीन्स इस पॉइंट पर आईएलडी निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट पर ऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। तो अगर इसको हम बनाना चाहें तो आईएलडी कुछ इसका इस तरीके से बनता है, जिसमें जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली हमारा आता है 25/120 L/H. This is the maximum ordinate of ordinate for the ILD of HA या horizontal thrust. अब इसमें जो कर्व बना है बेसिकली कितनी फंक्शन का है? वो फंक्शन ऑफ x की पावर 4 का है या एलिप्टिकल शेप का बना हुआ है,
ठीक। तो दिस इज अ ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ओके ठीक, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का ILD बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, समझ में आ गया होगा बेसिकली आपको। हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट की बात, सिंपल बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी आर्च में नॉर्मल बीम से कैसे डिफर होता है। बेंडिंग मोमेंट किसी भी आर्च में नॉर्मल बीम से डिफर होता है क्योंकि जो आर्च दिया जाता है वो बेसिकली रिडक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मीन्स बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए ही बनाया जाता है। और नॉर्मल बीम में अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू आ रही होगी, बट आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और जो वाई ऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन है उस वैल्यू को रिडक्शन करके जो मूवमेंट आता है वो हमारे पास आर्च पे लगता है। इसीलिए आर्च में जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। घटने के कारण क्या होता है कि वो हमारे पास ज़्यादा लोड को बियर कर सकता है। इसीलिए हम ILD या बोल सकते हैं, इसीलिए हम RCs प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो अगर हम किसी भी बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं आर्च पे, तो किसी भी बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या होती है अगर हम लिखना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट ऑन अ आर्च की बात करना चाह रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू द बीम बेंडिंग मोमेंट, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में म्यू एक्स से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, म्यू एक्स क्या है, बेसिकली म्यू एक्स इज द बीम बेंडिंग मोमेंट, बीम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसमें म्यू एक्स माइनस हम लिखते थे एच इंटू वाई, वेयर एच इज अ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड वाई इज अ वर्टिकल ऑर्डिनेट एट ऑन अ बीम। ठीक है, दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर अ आर्च केस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी आर्च केस पढ़ रहे हैं, वो 2 हिंज हो, 3 हिंज हो, वट एवर द आर्च, और अगर आर्च ग्रिडर भी पढ़ रहे हैं तो वो कोई भी हमारे पास केबल की बात कर रहे हैं तो केबल आर्च के शेप में फॉर्म होती है। तो उस केबल में कोई सा भी, क्योंकि आज के शेप में है तो केबल में अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेसिकली इसी टर्म में निकलेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें, अभी हमने बात कर ली बेंडिंग मोमेंट किसी इक्वेशन की, बट अगर हम ILD की बात करें तो ILD निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मीन्स हम ILD निकालते हैं बीम का। कैसे, अगर हम ILD की बात करें, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट आर्च, वो क्या हो जाएगा बेसिकली ILD ऑफ बीम, इस बीम के मूवमेंट का ILD ऑफ मूवमेंट ऑफ बीम माइनस ILD ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई। हम वाई का सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स जितना भी यहाँ पास ऑर्डिनेट आता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में उस सारे ऑर्डिनेट्स में हम वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। उस पॉइंट पे हम कंबाइंड ILD बना के बोल सकते हैं दिस इज द ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट फॉर द आर्चेस। ओके, सो हम ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो दिस इज बेसिकली नॉर्मल आर्च। ठीक, इसमें सारी वैल्यू को पुट करते हैं। दिस इज x, दिस इज W इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, वैल्यू फॉर थ्रस्ट VA, VB हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, L स्मॉल h। ओके ठीक, स्मॉल h। ओके, तो अब हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको निकालना है किसी भी इसको निकालना है आर्च का ILD। तो हम बेसिकली पहले C पॉइंट ए बी इसको मान लेते हैं C पॉइंट, सपोज दिस इज C पॉइंट, इस पर लोड लग रहा है। तो इस C पॉइंट पे पहले तो हम बेसिकली मूवमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। मूवमेंट की वैल्यू निकालने से हमें बेसिकली ऑर्डिनेट पता पड़ पाएगा मूवमेंट का। ठीक है ना, तो ऑर्डिनेट पता पड़ जाएगा मूवमेंट का, ऑर्डिनेट पता चल जाएगा मूवमेंट का, तो इसको निकालते हैं। तो अगर हम C पॉइंट पे मूवमेंट की वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम C पॉइंट पे मूवमेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो व्हाट इज द मूवमेंट एट C पॉइंट। C पॉइंट पे मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली वो हो जाएगी हमारी VA इंटू दिस ऑर्डिनेट, VA इंटू दिस ऑर्डिनेट। ओके, VA की वैल्यू कितनी हम पढ़ रखे हैं, VA की वैल्यू हमने देखी थी L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स। ओके, दिस इज मूवमेंट एट C पॉइंट, केवल सिंपल बीम मूवमेंट की बात करें। तो अगर हमें ILD बनाना है तो जनरली हम बेसिकली क्या करेंगे, हम दोनों ILD को मर्ज करेंगे। तो अगर हम इनिशियल ILD की बात करें, मीन्स बीम ILD की बात करें, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास आर्च ना होकर एक बीम है, एक सिंपल बीम है
उस बीम पे यूनिट लोड अप्लाई हो रहा है W इक्वल टू 1 किलो न्यूटन का। ओके, दिस इज सपोर्ट ए एंड बी। तो इस यूनिट लोड के कारण जो ILD फॉर्म होता है वो हमने किस तरीके से देखा था, मूवमेंट के लिए। तो अगर हम किसी भी, हमने बेसिकली प्रीवियस आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा होगा तो देखा होगा, अगर हम इस यूनिट लोड के लिए सिंपल बीम मूवमेंट का ILD फॉर्म करना होता है तो क्या करते हैं कि उस पॉइंट पर हम ऑर्डिनेट को उठा देते हैं, मीन्स इस पॉइंट को उठा देते हैं और हम एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इस ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है इस बीच के गैप्स के कारण। मीन्स अगर लेट्स से दिस इज x, दिस इज l माइनस x और टोटल इज l, तो हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाई दिस ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो ये हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। यहीं आपको कुछ ऊपर दिखता हुआ दिख रहा होगा, मूवमेंट एट पॉइंट C ड्यू टू द यूनिट लोड, तो वही ऑर्डिनेट आता है। तो अगर हम बीम मूवमेंट यहाँ लिखना चाहें तो बीम मूवमेंट हमारे पास क्या आएगा, बीम मूवमेंट हमारे पास कुछ, या बीम मूवमेंट के कारण जो ILD बनेगा हमारे पास क्या होगा, बीम मूवमेंट का ILD हमारे पास होगा बेसिकली, इसको थोड़ा सा डॉट कर देते हैं नीचे। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट हो जाएगी x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम मानते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर, लेट्स से देयर इज अनदर पॉइंट D and the vertical distance, vertical ordinate is small b। ओके, स्मॉल बी। तो अब इस ऑर्डिनेट के कारण मीन्स इस डी पर बेसिकली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो ILD होता है बेंडिंग मूवमेंट, ILD होता है आर्च का फॉर द बेंडिंग मूवमेंट, वो होता है ILD फॉर द नॉर्मल बीम मूवमेंट जो हमने निकाल लिया है, माइनस ILD ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू वाई। तो ILD ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमको बनाना पड़ेगा, ऑर्डिनेट्स में कितने मल्टीप्लाई करने होंगे, वाई के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई मीन्स बी, उस पॉइंट पर जो वर्टिकल ऑर्डिनेट है, वर्टिकल ऑर्डिनेट है। तो हम अगर इस पॉइंट की बात करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर हमारे पास HA का या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का ILD कैसे बनता है, HA का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का ILD हमने बना के देखा तो कुछ तरीके से बनता है, मीन्स किसी पॉइंट ऑफ कंसर्न, मीन्स जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी होगी, उस पॉइंट पर ऑर्डिनेट होगा 25/120 इंटू L/H। तो अगर हम किसी V विड्थ पर या V हाइट पर बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर ऑर्डिनेट कितना होगा 25/128 L/H इंटू B। यानी कि इसको अगर ड्रॉ करना चाहें, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पर दिस ऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्डिनेट हो जाएगी 25/128 L/H इंटू बी। ओके, अब हमको माइनस करना है, अब हमको माइनस करनी है वैल्यू, तो बेसिकली नीचे के पोर्शन को हटा देंगे, दिस इज ए प्लस वैल्यू, दिस इज टर्म एज ए प्लस वैल्यू, दिस इज माइनस वैल्यू। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो इस ऑर्डिनेट को इस ऑर्डिनेट से माइनस कर देंगे, मीन्स ये जो सेटेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा, दिस सेटेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यही हमारे पास उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, मीन्स इतनी ही वैल्यू होगी। तो आप देख पा रहे होगे कि नॉर्मल बीम से आर्च में कितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट का फ़र्क आता है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक, तो बेसिकली हमने आज की क्लास में ILD हमने देखा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण और बेंडिंग मोमेंट के कारण, थ्रस्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट के कारण, जिससे हमें समझ में आया। तो हम एक बार दोबारा सभी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक, तो हम बेसिकली ILD बनाने जा रहे थे 2 इंच आर्च का, जिसमें हम ILD हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए समझेंगे, ILD हम बेंडिंग मोमेंट के समझेंगे, बेंडिंग मोमेंट फॉर द आर्चेस केस, और नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर। नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर का ILD हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और बेंडिंग मोमेंट के बारे में समझेंगे फॉर द आर्च।
For the calculation of horizontal thrust, or we can say the ILD for the horizontal thrust, we have to consider a parabolic arch, because कोई भी arch जब loading case में जाता है तो वो try करता है अपने shape को पैराबोला में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने पैराबोलिक आर्च को कंसीडर कर लिया बढ़िया तरीके से। दिस इज पैराबोलिक आर्च। नाउ अब हमको रिएक्शंस निकालनी होंगी। रिएक्शंस आर द वी ऑन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, क्योंकि इसी के कैलकुलेशन से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने वी एंड वी को निकालने के लिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को जीरो किया, जिससे हमारे पास वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 1 आया, क्योंकि हमने एक्स डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड को अप्लाई किया 1 न्यूटन को। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन दूसरी इक्वेशन को फॉलो किया, दिस कॉल्ड समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी शुड बी जीरो। सो बी को जीरो करने जीरो किया, तो बी कैसे जीरो करेंगे, बी पे जीरो करेंगे तो बेसिकली दिस फोर्स मूवमेंट, हम नेट मूवमेंट बी पर जीरो करेंगे तो वी ए का मूवमेंट कितना हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा वी ए का हो जाएगा वी ए इंटू एल, और 1 किलोमीटर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा 1 इंटू दिस एल माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ वी ए बिकम्स एल माइनस एक्स अपॉन एल। ओके, क्योंकि हम यूनिट लोड को एज्यूम कर रहे हैं, हम डब्ल्यू की वैल्यू को 1 एज्यूम कर रहे हैं। नाउ उसी तरीके से अगर हम इस वी ए की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास वी वी की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई एल। सिंपल ऑर्डिनेट पता पड़ जाएंगे, ये हमारे पास पता पड़ गया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास वी और वी की वैल्यू पता चल गई है। अब हमको मेन काम है जो निकालना है वो एच ए का निकालना है। अब एच ए के लिए हम जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था बहुत सारे मेथड से। तो जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, अगर हम बेसिकली टेम्परेचर को केस को कंसीडर नहीं करते हैं और दूसरे केसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास आता है एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मूवमेंट इंटू वाई इंटू डी एक्स अपॉन ई आई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई। ओके, अब इस इक्वेशन को पैराबोलिक केस के लिए अगर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम पैराबोलिक केस के लिए सॉल्व करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो इक्वेशन आती है फॉर द पैराबोलिक इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है, आपको दिख रही होगी। इक्वेशन बिकम्स 5/8 डब्ल्यू एल बाई एच एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर 5/8 कॉन्स्टेंट डब्ल्यू लोड है, एल हमारे पास लेंथ ऑफ स्पान है, एच टॉप मतलब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, और एक्स किसी पॉइंट पर कंसिडरेशन है, और सारी वैल्यू दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी आती है, दिस एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस एक्स स्क्वायर, मीन्स मैक्सिमम पावर आती है एक्स की पावर 4। ओके, मैक्सिमम पावर आती है एक्स की पावर 4। तो अगर एक्स की पावर 4 आती है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो इक्वेशन है, मीन्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ 4 आ जाती है। तो फंक्शन ऑफ 4 को जनरली हम इलिप्टिकल शेप बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो ILD है या इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इलिप्टिकल शेप का बनने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली उसी शेप का बनेगा। नाउ इसका हम अब ILD बनाने की कोशिश करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो ILD बनाएंगे उसके लिए पहले तो हमें सिंपल तरीके से बना देंगे। जो भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, जिस पॉइंट पर हम निकालने जा रहे होंगे, या हम तो उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बट अगर हम सिंपल अगर इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देख रहे हैं तो ये निकल आएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉइंट की बात करने चाहते हैं इस केस के लिए, तो ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास जो मैक्सिमम निकलता है वो निकलता है 25/120 L/A। दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर द HA, ILD फॉर द HA। ठीक है, इन दिस 2 hinge आर्च। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के बारे में। तो आर्च बेंडिंग मोमेंट हम 2-3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी आर्च पर बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, आर्च बेसिकली बेंडिंग मोमेंट में फ़ायदे क्यों देता है। तो अगर आर्च में बेंडिंग मोमेंट आता है वो हमारे पास बी मूवमेंट माइनस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इनटू वाई ऑर्डिनेट, मीन्स किसी भी पॉइंट पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं इन द आर्च तो वो हमारा बी मूवमेंट से बहुत कम आता है। यही फ़ायदा मिलता है कि आर्चेज को लोड ज़्यादा कैरी कर सकता है। लोड मीन्स अगर लोड ज़्यादा कैरी करेगा तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा तो ऑलरेडी वो बेंडिंग मोमेंट को रेस्ट कर पाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो बेंडिंग मोमेंट की कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ जाता है म्यू एक्स, वेयर म्यू एक्स इज अ बीम बेंडिंग मोमेंट। बीम बेंडिंग मोमेंट का मतलब है कि उस आर्च को सिंपल अगर बीम के केस में कन्वर्ट करते हैं तो उस किसी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ बीम बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इन आर्च इज इक्वल टू द बीम बेंडिंग मोमेंट माइनस एच इंटू वाई। सो
अब ILD निकालना है तो ILD सिंपल इस इक्वेशन से निकलेगा। मीन्स अगर हमें बीम आर्च बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू द ILD फॉर द बीम बेंडिंग मोमेंट माइनस ILD ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इनटू वाई ऑर्डिनेट। वाई ऑर्डिनेट का मतलब है जिस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं उसका वर्टिकल ऑर्डिनेट। ओके, तो उसको निकालेंगे, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, सिंपल निकालते हैं। तो वही हमारा पुराना केस लेते हैं, दिस इज सिंपल आर्च बेसिकली, जहाँ पर L इज द स्पान, H इज द वर्टिकल हाइट और C पर यूनिट लोड लग रहा है। C पर यूनिट लग रहा है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे उसका बीम बेंडिंग मोमेंट। बीम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक पूरे आर्च को बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स मान लेते हैं दिस इज ए बेसिकली अ बीम AB बीम ऑफ L लेंथ और यहाँ पर X डिस्टेंस पर एक W यूनिट लोड लग रहा है। तो इस यूनिट लोड के कारण या इस पर्टिकुलर लोड के कारण अगर किसी पॉइंट पर ILD ड्रॉ करते हैं, वो कैसे निकालते हैं, अगर हम ILD ड्रॉ करते हैं तो हमने देखा होगा कि उस पॉइंट पर हम ऑर्डिनेट को ऊपर करके ऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं। मीन्स अगर इस पॉइंट पर लेफ्ट पोर्शन में जो डिस्टेंस है वो x है, राइट पोर्शन डिस्टेंस L माइनस x है या कुछ भी है, अगर A भी मान लेते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस B, टोटल लेंथ L, तो इस वर्टिकल ऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती थी दिस लेंथ A इंटू बी डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ पर भी वही निकलेगा x इंटू L माइनस x डिवाइडेड बाई L। और अगर आप यूनिट लोड के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट भी निकालने की कोशिश करेंगे तो मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी जो ऊपर दी हुई है, सिंपल निकलेगी। मीन्स इस पर मूवमेंट निकालोगे तो कितना निकलेगा, VA इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन हुई है। ओके, तो यूनिट लोड के लिए आ गया। और अगर कोई लोड की वैल्यू है तो उस पॉइंट पर ILD की मदद से हमें मूवमेंट निकालना है तो उस ऑर्डिनेट बेसिकली इस ऑर्डिनेट्स को उस लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। दिस इज ILD फॉर द बीम बेंडिंग मोमेंट। तो उसको ड्रॉ कर दिया हमने रेड कलर पोर्शन में, ये आपको दिख रहा होगा इधर वाला, ये सिंपल, ठीक है। ये ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ मैं, दोबारा ब्लैक कलर से कर दे रहा। ओके, दिस इज ILD फॉर द बीम बेंडिंग मोमेंट। नाउ हमको ओवरलैप करना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का बेंडिंग मोमेंट इनटू वाई, और हमको जो भी शेडेड पोर्शन आता है, जो भी बच्चा को जो पोर्शन आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेंडिंग ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट फॉर द आर्च। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए हम मानते हैं किसी एक दूसरा पॉइंट D पर जिस पर वर्टिकल ऑर्डिनेट की वैल्यू है B। ओके, B है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पर अगर हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो ILD निकला वो हमारा निकला 25/120 इंटू LYH फॉर अ मैक्सिमम यूनिट के लिए। अगर हम किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अब ये मैक्सिमम है, अब हम लेकिन हम किसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकल को, तो हमने देखा था कि सिर्फ वाई ऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर अगर B विड्थ V हाइट है तो हमें B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस D पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आएगा ILD का, जो हमारे पास इलिप्टिकल शेप का होगा, वो होगा 25/128 LYH/B। ओके, अब ये हमारे पास ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वही कहलाएगा बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट, बेसिकली ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट आर्च। होप सो आप लोग समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।